गुड इवनिंग। आज हम राजनीति विज्ञान विषय में समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत इस चैप्टर में हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। हालांकि काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वर्तमान में क्रियाशील हैं, जो वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं मानवता की भलाई के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो साइड में आप चिन्ह देख रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है और इसमें दुनिया का नक्शा दिया हुआ है और इसके दोनों तरफ ये जैतून की पत्तियां लगी हुई हैं। ये पत्तियां जो हैं ये विश्व शांति का संकेत करती हैं। तो ये चिन्ह अपने को ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, दुनिया का नक्शा है और जैतून की पत्तियां इसमें लगी हुई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। इसको जानने से पहले इस चैप्टर में दो कोटेशन दे रखी हैं, दो कथन दिए हुए हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। ये डैग हैमरशोल्ड का एक कथन है। डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव हैं, जो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि यूएनओ की स्थापना जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, 2 विश्व युद्ध हो चुके थे जब इस संगठन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में निर्माण किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का कि कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, दुनिया में शांति की स्थापना हो, युद्धों से बचाया जा सके विश्व को। तो इस संगठन की स्थापना इसलिए हुई है ताकि मानवता का पतन ना हो, युद्ध ना हो दोबारा से, क्योंकि युद्ध में क्षति होती है पूरे ही विश्व की। विश्व युद्ध जब होते हैं तो ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो जाए, इसलिए इस संगठन की स्थापना की गई है। और एक दूसरा कथन है पाठ में शशि थरूर जी का। तो ये शशि थरूर जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव रह चुके हैं और ये इनका संबंध भारत से ही है, भारत के निवासी हैं ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बत कही की चौपाल कहा है इन्होंने, जहाँ खूब सारे भाषण होते हैं आम सभा के वार्षिक सत्र में, लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि ज़बान लड़ाई जाए। क्या ये बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने से। तो इनका तात्पर्य इस कथन से ये है कि देखिए, युद्ध कब होते हैं, पहले जब वैचारिक मतभेद होते हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ नाराज़गी होती है, विचारों में मतभेद होता है, वो मतभेद बढ़ते बढ़ते फिर युद्ध का रूप धारण कर लेता है। तो ये विचारों का मतभेद युद्ध का रूप धारण करे, इससे अच्छा है कि इनको एक ऐसा मंच मिले दुनिया के सभी देशों को, जिसमें वो अपनी समस्याएं रखें, अपने जो विचार हैं उनको रखें, जो भी उनको किसी दूसरे देश से या किसी संगठन से कोई अगर उनको विवाद है, कोई उनका मतभेद है, तो उसको वो रख सकें, अपनी बातों को वो रख सकें। तो ऐसा एक मंच जो है वो यूएनओ के माध्यम से सभी देशों को मिलता है। तो ये दो उदाहरण जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं होते, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं और वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो सकें। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बैर विरोध के कारण वो एक दूसरे से युद्ध करने की ही ठान लें। यानी कि युद्ध से दुनिया को बचाने के लिए और शांति की स्थापना करने के लिए, सभी देशों के बीच सहयोग की स्थापना करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है।
तो तात्पर्य यही है, ये सारा जो टॉपिक है आवश्यकता का, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि यूएनओ जो है वो देशों के बीच में सहयोग की स्थापना करने के लिए, युद्ध और शांति के मसलों पे हमारी मदद करता है और समस्याओं के, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम करता है। इसके साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, महामारियां हैं, जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका समाधान तभी किया जा सकता है, जिनका निपटारा, निराकरण तभी किया जा सकता है जब दुनिया के सभी देश आपस में मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करें और सभी देशों को एक साथ लाने के लिए एक सार्वजनिक मंच की आवश्यकता, एक सार्वभौमिक मंच की आवश्यकता होती है और ये मंच हमें यूएनओ के माध्यम से मिलता है। शॉर्ट में अगर हम बताएं, पॉइंट्स में आप बता सकते हैं कि यूएनओ की आवश्यकता या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें क्यों है। तो पहला कारण हम दे सकते हैं कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की स्थापना, तीसरा महामारियों और वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान, चौथा युद्धों की रोकथाम और पांचवा वैश्विक आर्थिक विकास। ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस होती है। अब इसमें देखिए साइड में ये एक ग्रीन बॉक्स जो बना रखा है, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में और दे रखा है। ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसको शॉर्ट में IMF भी कहते हैं। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। तो ये पूछ सकते हैं परीक्षा में कि IMF का पूरा नाम क्या है। तो आपको इंग्लिश में याद रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, और अगर हिंदी में आपको याद रहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये हिंदी में याद कर सकते हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि ये IMF क्या है, तो क्या बताएंगे आप कि ये संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और ये वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया करवाता है विश्व के सभी देशों को। और ये जो संगठन है IMF, इसकी स्थापना 1944 में एक समझौता हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता। उस समझौते के द्वारा IMF की और एक विश्व बैंक है वर्ल्ड बैंक, उसकी स्थापना भी इसी संधि के द्वारा हुई थी। वर्तमान में IMF में 190 सदस्य देश हैं और हर सदस्य की जो राय है उसका वज़न बराबर नहीं होता। इसमें जो जिस देश की वित्तीय मदद ज़्यादा होती है, वित्तीय योगदान ज़्यादा है, उसकी बात का उतना ही ज़्यादा वेटेज होता है। जैसे कि ये जो G7 जो समूह है, उसके जो सदस्य देश हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा, उनके पास 41.29% मत हैं, जबकि अन्य जो देश हैं जैसे चीन, भारत, रूस, ब्राज़ील, सऊदी अरब, उनका अलग अलग परसेंटेज है। तो ये इतना डीपली आपसे नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है IMF का पूरा नाम क्या है, ये क्या कार्य करता है और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं। आगे चलते हैं। यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे होती है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि यूएनओ की स्थापना देखने से पहले हम एक लीग ऑफ नेशंस के बारे में जान लेते हैं। लीग ऑफ नेशंस क्या है कि 1914 से 1918 के दौरान पूरा दुनिया जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से जूझ रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो 1919 में एक पेरिस की संधि हुई थी। उस संधि के द्वारा 10 जनवरी 1920 को विश्व शांति की स्थापना करने के लिए और युद्ध की संभावना को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाती है, जिस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं होती है और इसकी असफलता इसी बात से सिद्ध हो जाती है क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो लीग ऑफ नेशंस में जो कमियां रही उनको दूर करते हुए
24 अक्टूबर 1945 को, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। लेकिन इसकी स्थापना के चरण क्या थे, ये हम देखते हैं। सबसे पहले अगस्त 1941 में अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा एक अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का थोड़ा फ्रेमवर्क जो है वो रखा गया था, एक खांचा तैयार किया गया था, ढांचा उसमें दे रखा था। उसके बाद जनवरी 1942 में धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र, देखिए पहला और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो दो गुटों के बीच में था, और वो गुट थे धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये फ्रांस जैसे देश थे, जबकि धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश थे। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है कि मित्र राष्ट्रों की संख्या कितनी थी, तो मित्र राष्ट्र 26 थे। इन्होंने अटलांटिक चार्टर के समर्थन में, जो अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941 में साइन किया गया था, उसके समर्थन में वॉशिंगटन में ये लोग मिलते हैं, एक मीटिंग होती है, और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो दिसंबर 1943 में यूएनओ की घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। उसके बाद में फरवरी 1945 में 3 बड़े जो नेता थे, अमेरिका के रूजवेल्ट, ब्रिटेन से चर्चिल और रूस जो उस समय 1945 में सोवियत संघ बन जाता है, उसके राष्ट्रपति थे स्टालिन। इन तीनों नेताओं ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। फिर ये सम्मेलन कब होता है? अप्रैल से लेके मई 1945 तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा एक सम्मेलन संपन्न होता है। तत्पश्चात 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देश हस्ताक्षर कर देते हैं, और पोलैंड जो 51वां देश था साइन करने वाला, वो 15 अक्टूबर को साइन करता है। तो इस तरीके से इसके 51 संस्थापक सदस्य हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यूएनओ के कितने संस्थापक सदस्य थे, तो इसमें 51 संस्थापक सदस्य थे। फिर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, और इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपना जो देश भारत है वो यूएनओ में कब शामिल हुआ था, तो भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ में शामिल होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसमें से आपको जो चीज़ें याद रखनी हैं वो हैं, एक तो मित्र राष्ट्रों की संख्या 26 है। शुरुआत जो है वो रूजवेल्ट और चर्चिल के अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर से होती है। उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि 51 इसके संस्थापक सदस्य थे, और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। साथ ही भारत कब शामिल हुआ, तो भारत 30 अक्टूबर 1945 को शामिल होता है। यही बातें दे रखी हैं इसमें डिटेल में। अब यूएनओ की जो संरचना है, तो यूएनओ के 6 तो हैं मूल अंग, जो ये जो ब्लू बॉक्स दे रखे हैं, इनमें जैसे सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आम सभा जिसको महासभा भी कहा जाता है, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यासिता परिषद है। ये 6 मुख्य अंग हैं इसके। तो सबसे पहले हम आम सभा के बारे में देखते हैं। ये सबसे बड़ा अंग है यूएनओ का। यूएनओ में देखिए वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। जब स्थापना हुई थी 1945 में तो 51 सदस्य थे, और वर्तमान में 193 सदस्य हैं। सबसे लास्ट में जो देश शामिल हुआ है वो है दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में शामिल हुआ है। तो ये सभी 193 जो सदस्य हैं वो आम सभा के या महासभा के सदस्य हैं।
193 सदस्यों के प्रतिनिधि और सभी को एक समान मत दिया गया है। देखिए, हर देश से 5 अधिकतम सदस्य प्रतिनिधि के रूप में महासभा में जा सकते हैं, लेकिन जब भी निर्णय लिया जाता है, निर्णय के लिए वोटिंग होती है, तो एक देश का एक ही वोट माना जाता है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली देश हो या कितना ही पिछड़ा हुआ या अल्प विकसित देश हो, सबको एक ही मत का अधिकार है आम सभा में। दूसरा जो संगठन है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य हैं, 5 तो इसमें स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्य और इसमें 5 स्थायी सदस्य। 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो का अधिकार है। वीटो यानी कि हिंदी में इसे निषेधाधिकार कहा जाता है। इसका मैं सरल शब्दों में आपको बता दूं, वीटो क्या होता है। देखिए, कोई भी जब निर्णय लिया जाता है तो उसमें जिस सदस्य की हाँ या ना का सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि इन 5 में से अगर कोई भी किसी निर्णय पे अगर मना कर दे तो वो बिल पास नहीं हो सकता, वो निर्णय फिर कैंसिल हो जाता है। तो ये पावर जो है ये 5 स्थायी सदस्यों के पास में ही है। सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय लेती है उसमें नो वोट यस में होने चाहिए। तो 5 तो स्थायी की कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं, और 4 जो अन्य अस्थायी 10 सदस्य होते हैं उसमें से कोई भी 4 अगर यस कर देते हैं तो वो निर्णय हो जाता है। और सबसे शक्तिशाली जो अंग है इसका यूएनओ का, वो सुरक्षा परिषद ही है। सबसे बड़ा अंग आम सभा है और सबसे शक्तिशाली जो अंग है वो सुरक्षा परिषद है। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 15 न्यायाधीश हैं और इनका चुनाव 9 सालों के लिए होता है। सदस्यों का चुनाव आम सभा और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत के द्वारा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो नीदरलैंड में जो हेग है, नीदरलैंड की राजधानी हेग, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला जो अंग है वो है सचिवालय। सचिवालय अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है। जैसे एक ऑफिस होता है, जैसे अपने स्कूल में ऑफिस होता है, किसी भी और संगठन का जो कार्यालय होता है, मुख्य कार्यालय, वैसे ही सचिवालय यूएनओ का मुख्य कार्यालय है। इसका प्रधान जो है वो महासचिव होता है, जो यूएनओ का भी महासचिव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होता है यूएनओ में, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो महासचिव ही होते हैं। इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा यानी महासभा के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल के लिए महासचिव बन सकता है। अगला जो अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके सदस्य देशों का चुनाव आम सभा के द्वारा 3 साल के लिए होता है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का और सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए इसमें कुल सदस्य संख्या जो है वो है 54। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है 54, ये आपको याद रखना है। और छठा जो अंग है वो है न्यासिता परिषद। इसको न्यास परिषद भी कहते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहा जाता है इसे। और ये सबसे निष्क्रिय अंग है यूएनओ का वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में इसके पास कोई भी कार्य नहीं है। क्योंकि इसका कार्य देखिए क्या था कि जब भी कोई नया देश आज़ाद होता है, कोई उपनिवेश आज़ाद होता है, तो उसमें जब तक चुनाव के द्वारा या नई शासन प्रणाली की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक वहाँ पर शासन कानून व्यवस्था की स्थापना का जो काम था, संचालन का काम था, वो यूएनओ की ये न्यासिता परिषद किया करती थी। लेकिन 1 नवंबर 1994 से जब अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ आज़ाद हो गया, उसके बाद से इस अंग के पास में कोई भी कार्य नहीं है। तो कोई भी कार्य ना होने की वजह से ये निष्क्रिय अंग है वर्तमान में यूएनओ का, और सबसे कमज़ोर जो अंग है वो भी न्यासिता परिषद को ही माना जाता है। तो ये हमने प्रमुख अंग देख लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके साथ कई सारी और भी एजेंसियां हैं, जैसे कि IAEA है, यूनेस्को है,
अंकटाड है, UNEP है, UNDP है, काफ़ी सारे जलवायु से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, श्रम से संबंधित जैसे ILO है, स्वास्थ्य से संबंधित WHO है। ये कुछ और इसकी अनुषंगी एजेंसियां हैं जो कि UNO के अंडर में काम करती हैं। अपने लिए इम्पोर्टेंट ये 6 अंग हैं जो कि ब्लू बॉक्सेस में आपको दे रखे हैं। ये नाम आप ज़रूर याद रखें कि ये जो UNO की एजेंसियां हैं इसमें से कोई भी जैसे 2 के नाम आपसे पूछ लें तो ये जैसे इधर इस बॉक्स में दिए हुए हैं इसकी जो अनुषंगी एजेंसियां हैं, जिसमें WHO है, इसमें UNDP है, UNHRC है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है। तो कोई भी आपको जो शॉर्ट से नाम अच्छे से याद हो जाएं वो 2 नाम आप याद कर लें। फिर है अगला जो टॉपिक है वो है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, क्या मांगे की जा रही हैं। तो शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध जब ख़त्म हो जाता है 1991 में, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, तो इसकी प्रासंगिकता को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं और कुछ इसमें सुधार के लिए भी मांगे होती हैं। तो बदलते हुए परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी होता है। समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ परिवर्तन होते हैं तो संगठन में भी परिवर्तन की मांग की जाती है। इसी तरीके की मांग जो है वो UNO में की गई है। हाल ही के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है, तो ऐसा कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि मांग तो खूब हो रही है लेकिन परिवर्तन हुआ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह की बुनियादी सुधारों का मामला है। एक तो ये कि इस संगठन की बनावट जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो प्रक्रियाएं हैं काम की, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। और दूसरा, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले जो मुद्दे हैं उनकी समीक्षा की जाए। इससे लगभग सभी देश सहमत हैं और दोनों ही तरह के सुधार ज़रूरी हैं। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। इसको लेकर के तो 2 तरीके के परिवर्तनों की मांग की जा रही है, सुधार की मांग की जा रही है UNO में। एक तो इसकी बनावट में, इसके ढांचागत सुधार के लिए, और दूसरी इसकी प्रक्रियागत सुधारों के लिए क्या किया जाना चाहिए। इनको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अब तक के जो महासचिव हैं, तो इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले UNO के जो पहले महासचिव थे वो कौन हैं। तो UNO के पहले महासचिव ट्रिगवेली हैं। ट्राइगवेली दे रखा है इसमें, इनको आप ट्रिगवेली या हिंदी में त्रिगवेली भी लिखते हैं। ये नॉर्वे के हैं और 1946 से लेके 1952 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि UNO के पहले महासचिव कौन थे। तो पहले महासचिव हैं त्रिगवेली या ट्रिगवेली। दूसरे जो महासचिव हैं UNO के, ये हैं डैग हैमरशोल्ड, जो कि स्वीडन देश के निवासी थे और 1953 से 1961 तक ये UNO के महासचिव रहे। इनके बारे में आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि एक तो इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई और एक ही इनको मरणोपरांत नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है। विश्व के जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े जो पुरस्कार माने जाते हैं वो नोबल पुरस्कार माने जाते हैं। तो नोबल का जो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार है वो डैग हैमरशोल्ड को मिल चुका है। तीसरे महासचिव यू थांट थे बर्मा के और 1961 से 1971 तक 2 बार ये UNO के महासचिव बने। चौथे महासचिव हैं कुर्ट वाल्डहीम। इनके बारे में ये ध्यान रखना है, कुर्ट वाल्डहीम, इनके बारे में भी कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सके। इसके बाद में 5वें महासचिव बुतरस घाली हैं, मिस्र से हैं जो, और इन्होंने एक एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की थी। ये आप एजेंडा फॉर पीस के लिए इनको ध्यान रख सकते हैं, बुतरस घाली।
इसके बाद में कोफी अन्नान महासचिव बने 1997 से लेके और 2006 के बीच में। ये घाना से थे और कोफी अन्नान ने यूएनओ में जो ये सुधार हैं इसके लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की थी कि यूएनओ की जो सदस्य संख्या है सुरक्षा परिषद की उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो यूएनओ में सुधार के लिए इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। और एक विशेष बात ये भी है कि 2001 में इनको नोबल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 2 महासचिव हैं यूएनओ के जिनको कि नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें एक तो हैं कोफी अन्नान और एक है डैग हैमरशोल्ड। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। कोफी अन्नान के बाद में बान की मून महासचिव बनते हैं 2007 से लेके और 2016 तक इनका कार्यकाल रहा और ये दक्षिणी कोरिया से हैं। इनके बाद में जो महासचिव बनते हैं वो हैं एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस जो हैं ये पुर्तगाल से हैं और 2017 से लेके अभी वर्तमान में भी यही महासचिव हैं। तो ये जो 9वें महासचिव हैं यूएनओ के एंटोनियो गुटारेस, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महासचिव कौन है और ये कौन से महासचिव हैं। तो ये 9वें नंबर के महासचिव हैं। ये आपको ये बातें जो हैं वो इन महासचिव के बारे में याद रखनी है। तो ये 9 महासचिव अब तक यूएनओ के बन चुके हैं। इसके बाद में हम जो ये 2 प्रकार के सुधार की मांग की जा रही है यूएनओ में, एक तो ढांचागत सुधार की और एक प्रक्रियागत सुधार की, इनको देख लेते हैं। यूएनओ में जो ढांचागत सुधार की मांग हो रही है उसमें क्या मांगे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद 1945 में हुई थी और इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ। इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती हैं। उस समय पूरी दुनिया जो है वो 2 विश्व युद्धों से गुजर चुकी थी, उनकी त्रासदी झेल रही थी, आर्थिक संकट भी आया हुआ था देशों के सामने। 1991 में कुछ बदलाव आते हैं, शीत युद्ध खत्म हो जाता है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। तो जो भी परिवर्तन हुए, जैसे सोवियत संघ बिखर जाता है, अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य जैसे रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध सहयोगात्मक हो जाते हैं। शीत युद्ध के दौरान देखिए 1945 से 91 तक काफ़ी तनावपूर्ण माहौल रहा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। इसके साथ इनके जो साथी देश जुड़े हुए थे उनके बीच में भी तनाव था, वो तनाव अब ख़त्म हो जाता है। चीन एक बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई महाशक्ति थी और भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से तरक्की कर रही थी। अनेक अन्य देश यूएनओ में शामिल हुए। साथ ही विश्व के सामने चुनौतियों की भी एक नई कड़ी नज़र आती है, जिसमें जनसंहार, गृह युद्ध हैं, जातीय संघर्ष है, आतंकवाद है, परमाणविक प्रसार है, ये कुछ नए मुद्दे, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण की हानि है, ये हमारे सामने आते हैं। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत हो जाता है और दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र का होना पर्याप्त है, जो कुछ करना ज़रूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, इसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से सुधार ज़रूरी हैं। पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन्हीं प्रश्नों के व्यावहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी प्रक्रियाओं और ढांचे में क्या सुधार होने चाहिए, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या सवाल शिकायतें थी कि क्यों ज़रूरी है ये परिवर्तन करने। तो उसका कारण ये बताया गया कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर कुछ एक देश हैं जिनका दबदबा रहता है, जिनकी मर्जी चलती है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें कहने को 15 सदस्य हैं, लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हीं की बातों को वेटेज दिया जाता है, उन्हीं की बातों को महत्व दिया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की बढ़ती हुई मांगों के मद्देनज़र 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पे यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए, क्योंकि देखिए एक कारण तो ये था कि 1945 में जब इस संगठन की स्थापना होती है तो इसमें सिर्फ 51 सदस्य थे
और अभी वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 193 तक पहुंच चुकी है। तो जब कुल सदस्य बढ़े हैं तो सुरक्षा परिषद में भी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड भी सुझाए गए हैं कि किन मानदंडों के आधार पर नए सदस्य का चुनाव किया जाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ बातें सुझाई गई हैं, जैसे कि बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, उसके पास सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान होना चाहिए, आबादी के लिहाज से भी एक बड़ा देश होना चाहिए, एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, जो एक ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, एक ऐसा देश जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से भी विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इनसे स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ ना कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फ़ायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, लेकिन फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो, उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, कोई एक संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल हो सके, कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या उसमें बाधक है या सहायक है। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल ये है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे या नहीं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में ये प्रश्न भी उठाए जाते हैं कि इन प्रश्नों को इनकी कसौटी क्या हो, क्या मानदंड हो इनके, क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। ये ऐसे इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो एक मसला जो है वो सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था कि मिसाल के तौर पे जैसे कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया जो वीटो पावर है, जो निषेधाधिकार है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा में मेल नहीं खाता। अब कहने को तो 193 सदस्य हैं, लेकिन 5 जो स्थायी सदस्य हैं उन्हीं की मर्जी चलती है, उनकी बात का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से प्रासंगिक नहीं है, उचित नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा ये था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी, हमेशा के लिए होते हैं वो, जबकि जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हालांकि कोई सदस्य देश जो है वो कितनी भी बार सदस्य बन सकता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। और ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो का अधिकार होगा और अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। तत्काल नहीं चुना जा सकता, लेकिन बाद में चुना जा सकता है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। वीटो का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो स्थायी सदस्य हैं उन्हीं को है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है और हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने वीटो का या निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस तरह से वो किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। यानी कि हर जो स्थायी सदस्य है उसको किसी भी निर्णय को, किसी भी जो मसला है, कोई भी मान लो प्रस्ताव है, तो उसको रोकने का अधिकार होता है। ये निषेधाधिकार है। तो इस निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम चली है। क्या कहा जा रहा है कि ये लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए इस निषेधाधिकार को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए।
लेकिन इस बात में की भी अब तक समझ नहीं बनी है और स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूलचूल बदलाव यानी पूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार न हो। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। इससे बाहर रहकर भी वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनसे जुड़ाव और समर्थन के अभाव में ये संगठन प्रभावकारी ही ना रहे, ये अपनी प्रासंगिकता भी खो सकता है। तो ये कुछ मांगे हैं, कुछ सुधार संबंधी मांगे हैं। फिर क्या परिवर्तन हो, कैसे परिवर्तन हो, इसके बारे में, ढांचागत परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा। अब एक संगठन इसमें छोटा सा और आया था साइड में जो पहले था, लेकिन पहले वो टॉपिक पहले वाला पूरा करके अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये है विश्व बैंक। विश्व बैंक, जब मैंने आपको IMF करवाया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसी समय बताया था कि 1945 में औपचारिक रूप से 2 संगठनों की स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा, जिसमें एक तो विश्व बैंक है और एक IMF है। तो इसकी स्थापना 1944 में हो जाती है और इस बैंक की गतिविधियां मुख्य रूप से विकासशील देशों से संबंधित है, क्योंकि ये बैंक मानवीय विकास जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचे का विकास, सुशासन, इसके लिए काम करता है। ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान उपलब्ध करवाता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इसी अर्थ में ये संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो विश्व बैंक के बारे में और IMF के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये किन मुद्दों को लेकर के काम कर रहा है, कब इनकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, कि इसमें जो चेंज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्या क्या चेंज हैं, कि और क्या किन संगठनों की स्थापना होनी चाहिए, क्या मुख्य इसके अंग होने चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण जो कदम उठाने का फैसला लिया गया है वो है, एक तो शांति संस्थापक आयोग की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, वहाँ पर शांति स्थापना के लिए जिम्मेदारी उठाए। एक मानवाधिकार परिषद की स्थापना की मांग की जा रही थी, ये मांग हालांकि पूरी हो चुकी है क्योंकि 19 जून 2006 से मानवाधिकार परिषद कार्यरत है, काम कर रही है। एक सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति होनी चाहिए। हर रूप रीति से आतंकवाद की निंदा। एक लोकतंत्र कोष का गठन होना चाहिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए। और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, न्यासिता परिषद जो UNO का अंग है, जो निष्क्रिय अंग हो चुका है अब, उसको समाप्त करने पर सहमति होनी चाहिए। ये समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं, बड़े पेचीदा हैं, मुश्किल हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, ये आयोग किस में दखल दे? हर झगड़े में दखल देना तो संभव नहीं है आयोग के लिए। ठीक इसी तरीके से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की क्या जिम्मेदारी होगी? मानवाधिकार क्या हैं, इनको कौन तय करता है कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्यवाही की जाए, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा हैं, तो ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य हैं उनके मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी कई सवाल किए जा सकते हैं इसके संबंध में। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के प्रति भारत की क्या सोच है, क्या योगदान है भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में, और क्या और नए सुधार भारत चाहता है? हालांकि जैसे कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भी भारत दावेदारी करता है। ये सारे जो मुद्दे भारत और UNO से संबंधित हैं वो हम इस टॉपिक में करेंगे। इससे पहले ये जो नीचे एक चित्र दिया हुआ है,
इसमें ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना के जो अभियान हैं और शांति निर्माण कार्यालय जहां स्थापित किए गए हैं, जिन देशों में यूएनओ ने शांति स्थापना के लिए अभियान चलाए हैं, वो कौन कौन से देश हैं। तो मान लो आपसे दो पूछ ले छोटे प्रश्न में कि कोई ऐसे दो देश बताइए, दो स्थान बताइए जहाँ पे यूएनओ ने शांति अभियान चलाए हैं, शांति स्थापना की है। तो ऐसे कुछ देशों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि माली है, पश्चिमी सहारा है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, और ये दारफुर है, कोसोवो है, साइप्रस है, लेबनान है, भारत और पाकिस्तान है, सीरिया है, मध्य एशिया, अबेई, दक्षिणी सूडान, कांगो, लाइबेरिया, हेती। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर यूएनओ ने शांति स्थापना के अभियान चलाए हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले पर कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में यूएनओ की मजबूती और दृढ़ता ज़रूरी है, इसमें परिवर्तन किए जाने चाहिए और सुधार किए जाने चाहिए। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत का ये भी विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में इसके जो घोषणा पत्र है, इसके जो लक्ष्य हैं, उसमें विकास का मामला मुख्य होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक पूर्व शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर भी है कि सुरक्षा परिषद की जब से स्थापना हुई है तब से इसकी सदस्य संख्या स्थिर है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहे, जबकि जो आम सभा है उसकी सदस्य संख्या खूब बड़ी है, 51 से लेकर 193 तक सदस्य हो गए हैं। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व जिस तरीके से महासभा में बढ़ा है वैसे सुरक्षा परिषद में नहीं बढ़ पाया। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पे वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्य संख्या है वो 1965 में, ये सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़ के 15 कर दी गई थी। ये आप ध्यान भी रखें कि इसकी सदस्य संख्या में बदलाव कब हुआ था, तो ये 1965 में होता है। 65 में पहले 11 सदस्य थे, इसमें 5 + 6, और अब हो गए हैं 5 + 10, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर है, वो पहले भी 5 थी 1965 से पहले और 1965 के बाद भी 5 है। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं और इस कारण से सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का असर तो उन पर भी पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी चाहता है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर करती है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए और उसे धरातल पर लाया जाना चाहिए, यानी लागू किया जाना चाहिए उसे। मिसाल के लिए उसमें अभी भी अपेक्षाकृत ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है, और हालांकि जैसे जो भी मांगे हैं, जो भी कसौटियां हैं इसके लिए निर्धारित, जो कि हमने पीछे चर्चा की थी, उसमें से लगभग हर बात को भारत पूरा करता है, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है और विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा जो है वो भारत में ही निवास करता है। इसके अलावा भारत विश्व का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश भी है। सफलतापूर्वक हमने लोकतंत्र का संचालन किया है आज़ादी के बाद से। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भारत ने हिस्सा लिया है। जब भी जैसे ये पीछे हमने देखा था कि यूएनओ ने जो शांति अभियान चलाए हैं उसमें से लगभग हर अभियान में भारत ने अपना योगदान दिया है, अपनी सेना भेजी है, अपने चिकित्सा दल भेजे हैं। तो भारत ने बराबर यूएनओ के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान किया है। शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है।
सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी ज़्यादा उचित है क्योंकि ये तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था डेवलप कर रहा है। भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है विश्व अर्थव्यवस्था में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान भी किया है और वो कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात के लिए भी आग्रह करता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ती हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति में भी मिलता है। तो आगे चलने से पहले हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में और जान लेते हैं जो कि है WTO। ये वैश्विक व्यापार से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है। पहले गैट के नाम से संगठन हुआ करता था, GATT गैट। उसकी जगह पे 1 जनवरी 1995 को WTO यानी कि वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, इस संगठन की स्थापना होती है। और देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो गैट नाम का संगठन था, उसके उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। और गैट की स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुई थी। और वर्तमान में WTO जो है उसके सदस्यों की संख्या 164 है और इसके हर फैसले में सभी सदस्यों की सहमति ली जाती है। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी जो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं वो विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह से बनाने में कामयाब हो गई हैं कि जिससे उसके हित सधते हों। विकासशील देशों की बहुत सी शिकायतें भी इस संबंध में रहती हैं कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें जो हैं वो इसमें हस्तक्षेप करती हैं। तो ये वैश्विक व्यापार को नियमित करने का जो काम है, वैश्विक व्यापार के नियम तय करना, ये WTO का काम है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो इस संगठन की स्थापना गैट के स्थान पे हुई है। संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। WTO दे के आपसे पूरा नाम पूछ सकते हैं इसका। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 164। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं WTO के बारे में जो कि आपको ध्यान रखनी है। एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसे इंग्लिश में IAEA भी कहा जाता है। इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी, ये आपको ही ध्यान रखना है। और ये संगठन जो परमाणविक ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण उपयोग हो, उसको बढ़ावा देने के लिए और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए करता है। तो ये इसका कार्य है। कार्य आपसे पूछे, उद्देश्य पूछे IAEA का, तो आप क्या बताएंगे कि ये परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए कार्य करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैनिक उद्देश्यों के लिए ना हो। तो ये हमने IAEA के बारे में जाना। अब हम देख लेते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता कितनी है, कितनी नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि अब ये अपनी प्रासंगिकता खोता हुआ नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ तर्क ये भी दिए जाते हैं कि UNO एक आवश्यक संस्था है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ विश्व के सभी देश जो हैं वो हर वर्ष इकट्ठा होते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, वैश्विक समस्याओं के ऊपर बातचीत होती है और सहयोगात्मक विकास को लेकर भी कार्य किया जाता है इस संगठन के माध्यम से। तो ये प्रासंगिक है। अब हम देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों को ये आशा भी बंधी है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या ये संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है?
अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश तो नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो ये कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा है। जब शीत युद्ध चल रहा था, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी 45 से 91 तक, तब दोनों बराबर महत्व रखते थे। लेकिन अब जब सोवियत संघ खत्म हो चुका है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था खत्म हो चुकी है, तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। ये अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते पर संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा जो वित्तीय सहायता की जाती है यूएनओ में, वो अमेरिका की तरफ से ही की जाती है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इसी कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। देखिए, यूएनओ के जो 6 अंग हमने देखे हैं, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इन सबके मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, बाकी सभी के जो मुख्यालय हैं, हेड ऑफिस हैं, वो अमेरिका में ही हैं। तो इससे भी इसका प्रभाव बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके या उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को ये प्रस्ताव ना जचे, तो वो अपनी वीटो पावर जो है, निषेधाधिकार की शक्ति, उसके द्वारा भी उस प्रस्ताव को रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात जो है वो काफ़ी वेटेज रखती है, वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते पर शेष विश्व में फूट भी डाल सकता है और डालता भी है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध कोई ना कर पाए। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है, संवाद कायम कर सकता है। और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिका के नेता अक्सर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को भी समझते हैं कि विवादों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। जहाँ तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहाँ अमेरिकी रवैये और नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। जो देश हैं वो अपनी बात रख सकते हैं, अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से। तो ये एक ज़रूरी मंच है। ये बात ठीक है कि वॉशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वो जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना हो सकती है। यूएनओ में कुछ कमियां हो सकती हैं और हैं भी, लेकिन इसके बिना दुनिया और ज़्यादा बदहाल हो जाएगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जा रहा है। इसे देखते हुए ये कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता और ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी बढ़ेगा। लोगों और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूएनओ जो है वो अपनी प्रासंगिकता रखता है और हम इस संगठन को समाप्त करने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी संगठन है। ये एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के सभी देश इकट्ठा होते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, अपने जो भी वैश्विक मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे महामारियां हैं, जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि बिना वैश्विक सहयोग के, आपसी सहयोग के, कोई एक अकेला देश इनसे नहीं निपट सकता, इनका समाधान नहीं कर सकता। तो यूएनओ जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें चाहिए ही चाहिए।
तो इस संगठन को समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि जो सुधार के लिए मांगे उठती हैं उनके मद्देनज़र इसमें प्रक्रियागत, ढांचागत, कार्यात्मक जो सुधार की मांग की जा रही है उन मांगों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। अध्याय को समाप्त करने से पहले दो और यूएनओ की एजेंसियां हैं, ऐसे संगठन हैं जो वैश्विक स्तर पर कार्यरत हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है, एक एनजीओ है जो कि पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। तो ये ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न, उसमें भी पूछ सकते हैं और अति लघुतरात्मक में भी पूछा जा सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए कार्य करता है। तो ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। ये संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने, प्रकाशित करता है और सरकारों को ये रिपोर्टें नागवार लगती हैं, क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है, उसके बारे में ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान, जांच और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो मानवाधिकारों से संबंधित संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके अलावा एक और संगठन है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये भी मानवाधिकारों से संबंधित ही संगठन है और ये मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ये भी एनजीओ है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है और ये दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। तो ह्यूमन राइट्स से संबंधित, मानवाधिकारों से संबंधित दो महत्वपूर्ण संगठन हैं, एक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक ह्यूमन राइट्स वॉच। ये था अपना चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हमने यूएनओ के बारे में जाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा।